गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने जागो फिर एक बार कविता के पहले पैरे को पढ़ा था। आज हम इसके दूसरे पैरे को पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे। कल हमने चर्चा किया था कि जागो फिर एक बार कविता में निराला ने आह्वान किया है भारतीय जनमानस को, आह्वान किया है यहाँ के लोगों को कि वे जगें, अपनी आत्मा को जगाएं, स्वयं को जगाने का प्रयास करें और अंग्रेज़ों के खिलाफ फिर एक बार वो खड़े हों और गुलामी की बेड़ियों को, जिसमें माँ भारती जकड़ी हुई है, जिसमें माँ भारती बंधी हुई हैं, उसे तोड़ करके फेंकने का प्रयास करें। निराला आगे लिखते हैं कि सत श्री अकाल भाल अनल धक धक कर जला, सत श्री अकाल भाल अनल धक धक कर जला, भस्म हो गया था काल तीनों गुण ताप त्रय, अभय हो गए थे तुम मृत्युंजय वेमकेश के समान, अमृत संतान तीव्र भेद कर, सप्तावरण मरण लोक शोक हारी पहुँचे थे वहाँ, जहाँ आसन है सहस्रार, जागो फिर एक बार। निराला गुरु गोविंद सिंह जी के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि गुरु गोविंद सिंह कैसे अपने युद्ध का श्री गणेश किया करते थे, कैसे वो युद्ध में जा करके मुगलों के खिलाफ लड़ा करते थे। लिखते हैं कि सत श्री अकाल, गुरु गोविंद सिंह सत श्री अकाल, जैसे हम श्री गणेश करते हैं युद्ध का, वैसे सिख धर्म में गुरु गोविंद सिंह, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह अपने वाहे गुरु को याद करते हुए, अपने आदि गुरु को याद करते हुए, सत श्री अकाल को याद करते हुए, सत श्री अकाल की सूक्ति वाक्य और ध्येय को बोलते हुए, युद्ध के ध्येय को सिद्ध करने के लिए सत श्री अकाल बोलकर वो रण में कूद पड़ते हैं और कहते हैं, लिखते हैं निराला आगे कि भाल अनल धक धक कर जला, भस्म हो गया था काल। भाल मतलब मस्तक, अनल मतलब अग्नि, भाल अनल अर्थात उनके मस्तक पर वो अग्नि सा तेज था, अर्थात उनके मस्तक पर अग्नि का तेज था, और जैसे अग्नि धू धू करके जलती है ऐसे ही उसमें इतना तेज था कि उसमें काल भी भस्म हो गया। लिखते हैं कि भस्म हो गया था काल, उसमें काल भी क्या हो गया, भस्म हो गया। और क्या, तीनों गुण ताप त्रय, और उसमें तीनों गुण भी भस्म हो गए, तीनों ताप भी भस्म हो गए। तीनों गुण हमारे यहाँ कहा जाता है कि 3 प्रकार के गुण पाए जाते हैं। जो भी मनुष्य, जो भी जीवित प्राणी इस धरा पर है, उसके भीतर 3 तरह के गुणों की संकल्पना प्रस्तुत की गई है। माना जाता है कि सबके भीतर सत, रज और तम 3 प्रकार के गुण हैं। दैहिक, दैविक और भौतिक 3 प्रकार के ताप हैं। तो निराला लिखते हैं कि गुरु गोविंद सिंह के मस्तक पर अग्नि के समान जो तेज था, जिस तरह अग्नि धू धू करके जलती है, उस तेज में, उस ताप में काल भी भस्म हो गया, तीनों गुण भी भस्म हो गए, तीनों ताप अर्थात दुख भी भस्म हो गए। अभय हो गए थे तुम मृत्युंजय वेमकेश के समान। और आगे लिखते हैं कि गुरु गोविंद सिंह अभय हो गए थे, और मतलब नहीं, भय, जिसमें भय न हो उस तरह से हो गए थे, निर्भय हो गए थे। कहते हैं कि मृत्युंजय व्योमकेश के समान, मृत्यु को जीतने लेने वाले भगवान शिव का नाम है मृत्युंजय, और व्योमकेश भी उन्हीं का नाम है। व्योमकेश उन्हें इसलिए कहा जाता है कि केश मतलब बाल, व्योम मतलब आकाश, जिसके बाल आकाश के समान हों, जो मृत्यु को जीत लेने वाला हो, उसके समान गुरु गोविंद सिंह हो गए थे। और आगे क्या लिखते हैं कि अमृत संतान, और जैसे ही कोई शिव जैसा होगा, जैसे ही कोई शिव के समान होगा, वो शिव, वो अमृत पुत्र हो जाएगा, उसे अमरता प्राप्त हो जाएगी। आगे लिखते हैं कि तीव्र भेद कर सप्तावरण मरण लोक शोक हारी पहुंचे थे वहां। 7 आवरण होते हैं। निर्गुण ब्रह्म को जब हम पढ़ेंगे, कबीर को जब पढ़ेंगे, तो वहां 7 चक्रों के भेदन की बात कही गई है, 7 चक्रों के भेदन की बात बताई गई है। और वो 7 चक्र है, जिसमें पहला है मूलाधार। 7 आवरणों में, 7 चक्रों में पहला चक्र है मूलाधार, दूसरा है स्वाधिष्ठान, तीसरा है मणिपुर, चौथा है अनाहत,
पांचवा है विशुद्धख्य और छठा है आज्ञा चक्र, सातवां है सहस्त्रार चक्र। उसी सहस्त्रार में पहुंचकर जीव जो है परमात्मा से मिलता है। तो लिखते हैं कि भेद कर सप्तावरण, सातों आवरण सातों चक्रों को भेद कर, मरण लोक शोकहारी पहुंचे थे वहां। जब सातों चक्रों को भेद कर वहां पहुंचे, जहां पर जीव परम जीव से मिलकर, आत्मा परमात्मा से मिलकर सहस्रार में आसन जमा लेती है, अर्थात ब्रह्म को प्राप्त कर लेती है, उस आसन पर गुरु गोविंद सिंह अपनी युद्ध साधना के द्वारा पहुंचते हैं। और फिर निराला लिखते हैं कि जहां आसन है सहस्रार, जहां परमात्मा का आसन है, जीव वहां पहुंच चुके हैं। गुरु गोविंद सिंह वहां पहुंच चुके हैं अपनी साधना के माध्यम से। वो रणचंडी की साधना करते करते, मुगलों का वध करते करते वो अपने कर्म के माध्यम से अपने परमात्मा को प्राप्त कर रहे हैं। और उसी तरह से वो आह्वान करते हैं कि हे भारतीय, जैसे गुरु गोविंद सिंह जागृत अवस्था में आए, जैसे गुरु गोविंद सिंह ने माँ भारती को लूटने वालों के साथ जो व्यवहार किया, जिस तरह से गुरु गोविंद सिंह ने माँ भारती के अपमान का बदला मुगलों से लिया, उसी तरह से हे भारतवासियों तुम भी जगो। और निराला अंत में कहते हैं कि जागो फिर एक बार, हे भारतवासियों तुम एक बार फिर से जगो, और तुम्हारी माद में, तुम्हारे घर में आज सियार आ चुका है, अंग्रेज रूपी सियार आ चुका है, और इससे मुक्ति पाओ। ये इसकी व्याख्या थी, ये इसका भाव पक्ष था। जैसा कि मैंने बताया है क्लास में भी कि हर कविता के दो पहलू होते हैं, एक भाव पक्ष होता है और दूसरा उसका कला पक्ष होता है। तो ये जो व्याख्या मैंने की, ये कविता का भाव पक्ष है। इसमें निराला क्या संदेश देना चाह रहे हैं? निराला ये संदेश देना चाह रहे हैं, निराला ये आह्वान करना चाह रहे हैं, निराला जागृत करना चाह रहे हैं भारतीय जनमानस को अंग्रेजों के विरुद्ध, जिससे अंग्रेजों के विरुद्ध हम भारतीय इकट्ठे हों, हम आपस के भेदभाव मिटा करके इकट्ठे हों, क्योंकि हमारे घर पर किसी शत्रु ने आक्रमण किया है। हम खुद के ऊंच नीच, जाति पाति, धर्म संप्रदाय के भेद को मिटा करके एकत्रित हो जाएं और माँ भारती को परतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त करा सकें। ये इस कविता का भाव पक्ष है। अब कविता के कला पक्ष पर चर्चा करते हैं। तो जब हम कविता के कला पक्ष पर चर्चा करेंगे तो उसमें दो तीन चीज़ें आती हैं। पहला आता है रस, छंद, अलंकार और भाषा। तो भाषा की अगर बात किया जाए तो भाषा तत्सम शब्दावली संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग इस कविता में किया गया है। छंद की बात करें तो इस कविता में मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है। रस की बात अगर करें तो ये कविता पूरी के पूरी तरह से वीर रस से ओत प्रोत कविता है। एक एक शब्द जो है वीर रस में डूबा हुआ प्रतीत होता है। अलंकार की बात करें तो इस कविता के दूसरी लाइन में ही हमें धक धक शब्द में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार देखने को मिलता है। उपमा अलंकार की बात कही गई है। मृत्युंजय व्योम केस के समान तुलना किससे की जा रही है? मृत्युंजय व्योम केस से तुलना की जा रही है, समानता स्थापित करने की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। गुण की अगर काव्य गुण की बात करें तो ये कविता ओज गुण से ओत प्रोत कविता है। अब जैसा मैंने बताया हुआ है इसके पहले की कक्षाओं में भी कि व्याख्या करते समय हमें भाव पक्ष, कला पक्ष और अंत में भाव साम्य की बात करता हूँ मैं, कि जब हम कविता की व्याख्या करते समय हम भाव साम्य जब लिख रहे होते हैं तो एग्जामिनर जो होता है वो इस बात को समझ जाता है कि बच्चे की समझ भाव साम्य से प्रकट हो जाती है। कि जब हम इस कविता के भाव से संबंधित कोई दूसरी कविता भाव साम्य में लिख देंगे, जैसे रणबीत चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, जैसे हिमाद्रि तुंग सुंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, जैसे कविताओं की दो दो लाइनों को भी अगर हम भाव साम्य में लिख देते हैं तो हमारी व्याख्या पूर्ण होगी और हमें मैक्सिमम नंबर, अधिकतम नंबर एग्जामिनर
देंगे। आज के लिए बस इतना ही, शेष अगले अंक में। धन्यवाद।